लेक्चर स्टार्ट हो गया और हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी तक अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो पहले हमने सेल के बारे में हल्का सा जाना था कि सेल क्या होता है, जिसके हमको थ्रू ये पता चला था कि हाँ सेल जो है वो हमारा फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है हमारा एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये तुम्हारा मतलब एक सेल है जो कि सारी चीजों को लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि तुम्हारी सेल थ्योरीज क्या होती है। मतलब हमने क्या देखा, सेल थ्योरीज क्या होती है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग माइक्रोस्कोप से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे आने वाली जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबका जितना भी एवोल्यूशन हुआ वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हुआ है। तो अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोस्कोप, तो इस चैप्टर के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम लोग सेल की स्टडी कर पाए। किसकी स्टडी कर पाए? सेल की स्टडी कर पाए। अच्छा मुझे बताओ, सेल की स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि हमको सेल की स्टडी करना है तो हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होनी चाहिए? ऐसा क्यों? क्या सेल बहुत छोटा है क्या? हाँ भैया, क्योंकि इसका सेल हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाँ, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा ही छोटा है ना ये सारी चीजें। तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा जब मैं बोलता हूँ कि माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप से तुम्हें क्या समझ में आता है? भैया, ऐसा कोई पेयर ऑफ लेंसेज जिससे कि हमको चीजें एकदम एक्सट्रीम जूम में दिख सके, या फिर उनका एकदम बहुत ही छोटी चीज बहुत बड़ी दिख सके। वेरी गुड। तो देखो माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता। माइक्रोस्कोप में बेसिकली तुम्हारा हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। क्या बोल देते हैं हम लोग? हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब जूम कर देना, ठीक है। और वो किसकी मदद से करता है? जब हम लोग काफी सारे मतलब क्या कहते हैं कि मतलब तुम्हारे लेंसेज को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब तुम क्लास 10 में होगे तब मैं तुमको मैग्निफिकेशन करके लाइट में चैप्टर होता है, तब मैं तुम्हें इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन अभी अगर जैसे तुमको माइक्रोस्कोप का वर्क चाहिए, तो माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई रेजोल्यूशन पे बेस्ड होता है और ये तुम्हारे मतलब किसी की भी फाइन डिटेल या फिर माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, आ गया? इतना आया? अब देखो ये जो माइक्रोस्कोप है ना, यूजली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप और एक तुम्हारा होता है क्या कहते हैं कि जिसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है। क्या है वो तुम्हारा? लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा लाइट माइक्रोस्कोप को हम लोग दूसरे नाम से कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। कभी नाम सुना इसका कि नहीं सुना? अच्छा मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से तुम्हारे स्कूल में कौन सा यूज होता होगा, लाइट वाला या फिर इलेक्ट्रॉन वाला? भैया, लाइट वाला। लाइट वाला, ठीक है। तो याद रख लेना, जो तुम्हारा स्कूल में यूज होता है वो तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो तुम्हारा एक तरीके का लाइट माइक्रोस्कोप है। और इस लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, लेंसेज जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैग्निफिकेशन पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर मैग्निफिकेशन देखी जाए, इनकी रेंज देखी जाए, इस लाइट कंपाउंड की रेंज देखी जाए कि कितना जूम कर सकता है, तो ये यूजली तुम्हारा 300 से लेकर 1500 टाइम तक जूम कर सकता है। मतलब कितना कर सकता है? 300 से लेकर 1500 टाइम्स तक किसी भी चीज को जूम कर सकता है। इतना इसका हाई रेजोल्यूशन होता है। समझ में आ गया? इस इसका लाइट नाम इस वजह से पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो इसमें इल्यूमिनेट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट में जो लाइट पड़ रही है जिसकी वजह से हम उसको जूम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो तुम्हारा लाइट की वजह से हो रहा है। वो लाइट तुम्हारी सनलाइट की वजह से आ रही है, या तो फिर हम लोग एक आर्टिफिशियल लाइट दे रहे हैं नीचे से, जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट को बड़े रोशनी से देख पा रहे हैं। अच्छा तुम खुद गेस करो, जैसे मान लो कि एक पेपर है, तुम्हारे पास पेपर है, नीचे जब तुम बल्ब लगाते हो उसके नीचे बल्ब बल्ब में देखते हो, तब तुमको पेपर एकदम ब्राइट नहीं दिखता? दिखता है ना एकदम ब्राइट? हाँ भैया। दिखता है ना? तो उसमें कुछ कुछ तुमको शायद कभी कभार रेसे भी दिख जाएंगे। अगर जैसे रफ पन्ना होगा ना तो तुमको रेसे भी दिख जाएंगे, दिख जाएगा ना? हाँ ठीक भैया। ऐसा ही तुम्हारा क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप में नीचे तुम्हारा एक ऐसा पोर्शन होता है जहां से लाइट आ रही होती है। तो अब हो सकता है कि वो लाइट तुम्हारी सनलाइट से आ रही हो, या फिर हो सकता है कि अगर वो मतलब थोड़ा सा डिजिटल होगा तो उसके लाइट उससे डिजिटली भी आ रही हो। तो वो जो डिजिटल लाइट है ना, या फिर जो सनलाइट है, वो काम कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर दे। बाकी लेंसेज का काम है उस चीज को जूम करके बड़े आसानी से उस चीजों को देख ले। तो अभी अगर जैसे मैं तुमको लाइट माइक्रो मतलब तुमको दिखाना चाहूँ, ये क्या है तुम्हारा? ये लाइट माइक्रोस्कोप है। अच्छा ये देखो, ये क्या रिफ्लेक्टर है? ये क्या है तुम्हारा? ये रिफ्लेक्टर है। यहीं से तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं सन की रोशनी आती है और वो ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ती है, तो वो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट होता है। लेकिन ये पुराने जमाने का हो सकता है कि आज के जमाने में थोड़े से नए आते हैं, है ना? आज के जमाने में कैसे आते हैं, थोड़े से नए आते हैं। अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ
तो ये देखो ये कैसा है, तुम इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ लाइट ऑटोमेटिकली इल्यूमिनेट हो रही है। तो ये जो यहाँ लाइटिंग इल्यूमिनेट हो रही है कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा नीचे इसके पीछे हमने लेंस लगा रखा है, मतलब या फिर मतलब कोई लाइट लगा रखी है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें इल्यूमिनेट हो सकती हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया ना। तो अभी अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि तुमको अगर सेल की स्टडी करनी है तो उसके लिए तुमको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी, तो तुमको बोलना चाहिए क्यों, क्योंकि सेल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं बोलूंगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो माइक्रोस्कोप मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई रेजोल्यूशन पे बेस्ड होता है, और उसका काम होता है कि वो एकदम फाइन डिटेल्स को निकाल सके किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट से, छोटी सी छोटी भी चीज को वो बड़े आसानी से उसकी फाइन डिटेल्स को निकाल सके। लेकिन अगर मैं बात करूं कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, या तो एक लाइट माइक्रोस्कोप होगा या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। जो तुम्हारे ज्यादातर स्कूल में यूज होता है वो तुम्हारा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या फिर उसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, तो लाइट माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है, इसमें तुम्हारे जो लेंसेज होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो रखे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मैग्निफिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर वो माइक्रो अगर जैसे उसकी मैग्निफिकेशन पावर चेक की जाएगी, तो हो सकता है कि उसकी 300 से लेकर 1500 टाइम्स तक चली जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैग्निफिकेशन तुम्हारे लेंस पे भी डिपेंड होता है, आखिर कितने लेंस लगा लोगे। तो अगर टॉप नॉच क्वालिटी के भी लेंस लगाओगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 से लेकर 1500 टाइम तक वो जूम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कि कोई भी एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो लाइट को यूज कर रहा है ताकि वो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सके, ताकि वो और अच्छे से हमें दिखे, तो इस तरीके के जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं हम उनको बोल देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप्स, या फिर हम उनको बोल देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया। तो अभी देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो तुम्हारा स्पेसिमेन है, क्या है तुम्हारा स्पेसिमेन, मतलब समझते हो, मतलब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको तुमको मतलब झूम करना, तो हम लोग उसको स्पेसिमेन बोल देते हैं। और उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, हमेशा ग्लास स्लाइड में रखते हैं। जैसे अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे ना, तो ये क्या है, ये तुम्हारा ये ग्लास स्लाइड है ना, ये क्या हो रखा है तुम्हारा, ये स्लाइड है, और इसी चीज में तो रखते हैं हम लोग। तो इस चीज को याद रख लेना, ग्लास स्लाइड में हम लोग स्पेसिमेन को रखने की कोशिश करते हैं। और ये जो लाइट होती है ना, ये लाइट ही तुम्हारे स्पेसिमेन के पार जाती है, किसकी मदद से जाती है, ये रिफ्लेक्टर की मदद से जाती है। हो सकता है कि सनलाइट ऐसे आ रही हो, इसमें पड़े, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारा क्या कहते हैं एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े, जब ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, एकदम इल्यूमिनेट करेगा, एकदम वैसा वो करेगा। समझ में आ गया ना। तो जो लाइट पास हो रही है स्पेसिमेन तक जा रही है, वो एक मिरर की मदद से जा रही है, या फिर हम उस मिरर को रिफ्लेक्टर भी बोल देते हैं। समझ में आ गया ना। और रिफ्लेक्टर के जस्ट ऊपर एक कंडेंसर लग रखा है। कंडेंसर मतलब क्या है, इस लाइट को वो कंडेंस करेगा, वो कंडेंस करके क्या करेगा, फिर वो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर देगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमको आई पीस, अच्छा मुझे बता सकते हो आई पीस का काम क्या हो सकता है यहाँ, तुम लोगों से ही पूछा था ना, बताओ आई पीस का काम क्या हो सकता है यहाँ। भैया ताकि जो हमारी आंखें हैं उनको आराम थोड़ा तो मिले, आई पीस आंखों से हम मतलब। देख सके ना, आंखों से ही तो देखना है। वो आंखों से बड़े आसानी से हम लोग उस चीज को देख सकते हैं ना। और अगर जैसे मान लो कि तुमको उसको और फोकस करना है, इमेज को फोकस करना है, ये ज्यादा ब्लर्ड ना हो, तो उसके लिए हम लोग फोकस पर नाइट स्लॉब होते हैं, उन सारी चीजों को यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो उसमें और नीचे आ जाओ। अब देखो एक अपर नॉब और एक तुम्हारा क्या कहते हैं, एक तुम्हारा क्या कहते हैं लार्ज नॉब होता है, जो कि बेसिकली कोर्स एडजस्टमेंट के लिए होता है, कि हाँ मतलब जो चीज फैली हुई है उसको पास में ला सके, और जिसकी वजह से तुम्हारा प्रिसाइज फोकसिंग होकर आती है। तो अगर जैसे मैं बोलूँ ना कोर्स एडजस्टमेंट के लिए, ये मतलब ज्यादा मतलब बड़ी वैल्यू को एकदम छोटा करने के लिए आता है। फिर एक इसके नीचे होता है तुम्हारा फाइन एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग बोल देते हैं लोअर नॉब भी बोल देते हैं। और ये मतलब किसी भी छोटी चीज को एडजस्टमेंट करने के लिए ज्यादा बेस्ट में काम आती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो अगर देखा जाए तो जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है, हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, उसकी पावर को, मैग्निफिकेशन की पावर को कम करना है, ज्यादा करना है। वो 5x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, 15x भी हो सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग तुमको जितने में भी कंफर्टेबल लग रहा है तुम उतने में कर सकते हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया। तो अब देखो ये तो पुराना वाला माइक्रोस्कोप है। आज के टाइम में हर एक जगह अपने अलग अलग मतलब माइक्रोस्कोप बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं ना। तो अपने डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अब ये देखो, जैसे तुम इसको देखोगे तो इसमें मतलब अगर तुम देखो इसमें आई पीसेस तुम्हारा ऊपर नहीं बगल बगल में हो रखा है ना। तो देखो आई पीसेस ऐसा है, और इसमें आई पीसेस एक नहीं दो हो रखे हैं ना। तो हमने ये क्या किया, ये तुम्हारा क्या था, स्पेसिमेन है जो तुमने ग्लास स्लाइड में रखा। और ग्लास स्लाइड में रख के तुम ये देखो ऐसे नॉब को फोकस करके तुम बड़े आसानी से चीजों को देख सकते हो।
आप देखो इसमें तुम्हारी सनलाइट थी, अगर तुम पहली वाली इमेज देखोगे तो पहली वाली इमेज में जो तुमको मतलब क्या कहते हैं जो मिल रही है, ये देखो तुम नीचे देख रहे हो, ये नीचे क्या है, जो लाइट पड़ रही है, ये लाइट कहाँ से मिल रही है इसको, ये आर्टिफिशियल लाइट मिल रही है ना कहीं से, सनलाइट तो मिल नहीं रही है ना। तो ये जो हम लोग हाँ। पीछे वाला जो दिखा रहे हैं, तो ये पुराने जमाने वाला माइक्रोस्कोप है। लेकिन मतलब आज के टाइम में अगर तुम देखोगे तो आज के टाइम में ये देखो, अगर तुम जैसे इसको देखो तो ये इसका काम क्या है, इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट करने से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। ठीक वैसे ये देखो, ये भी क्या कर रहा है, बिना जूम के तुमको यहाँ लाइट दिख रही है ना, और वो उसको कंडेंसर से लाइट पास होकर वो थोड़ी और शार्प दिख रही है। तुम सूरज के सामने कोई भी किताब का पन्ना खोलना, तुमको किताब एकदम और अच्छे से मतलब एकदम से क्लियर क्लियर तुमको दिखेगी। उसमें से छेद तुमको दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे हो सकता है पोर्स भी दिखे। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट की वजह से वो चीज और इल्यूमिनेट हो रही है ना। तो जैसे अब इसको देखो ना, ये वाला भी देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो लाइट जो जूम होकर आ रही है, ये क्या आ रही है, तुमको लाइट मिल रही है नीचे से, है ना, आर्टिफिशियली मिल रही है। और ये देखो अगर जैसे हम मान लो कि इसको और जूम करते हैं, 100x तक जूम करते हैं, तो फिर हमको बड़े आसानी से जो तुम्हारे सेल है, सेल के फंक्शंस हमको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ तुम्हारा क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये सारी चीज हो गई। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह देता हूँ कि नहीं, मुझे अब सेल ऑर्गेनेलीज भी देखने हैं, मतलब अब इसके अंदर के भी पार्ट देखने हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सेल के अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है ना, ये सारी चीजें। तो मुझे उसके लिए फिर लाइट माइक्रोस्कोप एनफ नहीं है। फिर उसके लिए जो मुझे चाहिए होगा वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जाने से पहले जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके एमसीक्यूज देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो अभिषेक, इसका आंसर दो बेटा। Why are microscopes necessary for studying cells? Cells are transparent, cells are too small to be seen with naked eye, cells are continuously moving, cells are only visible in a specific light. Option B, cells are too small. सेल आर टू स्मॉल टू बी And सीन विद नेकेड आई, है ना, ये सब हो गया। इस वजह से हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाओ बेटा, इसका बता दो। What are the two common types of microscope mentioned for studying cell? Simple microscope and complex microscope, magnifying glass and telescope, light microscope and electron microscope, digital microscope and analog microscope. ये option थी light microscope and वेरी गुड। चलो electron microscope. अभिषेक बताओ बेटा इसका आंसर। what is another name of microscope often used in schools? Electron microscope, simple microscope, compound microscope, scanning microscope, compound और microscope, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप, है ना, समझ में आ गया। और लाइट मतलब यार ये नहीं है कि वो हल्का है, इसका मतलब है कि उसमें लाइट पास करके हम लोग ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो चीज है ना। चलो बेटा इसको बता दो। What is the typical magnification power range of compound microscope mentioned in the text? 50 to 100 times, 100 to 200 times, 300 to 1500 times, 2000 to 5000 times. The option C, 300 to 1500 times. वेरी गुड। चलो अभिषेक बेटा इसको बता दो। Why are compound microscope called light microscope? They are very lightweight. They use light to illuminate the object. यही है. है ना, द यूज They लाइट use light. जनरली सनलाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, ये कोई छोटा नहीं होता कि इसको तुम बड़े आसानी से मतलब एक छोटी सी टेबल में रख लोगे वो सब रख लोगे। ये बड़ा ही लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये जो जिस चीज पे बेस्ड होता है वो उस पे बेस्ड होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें बेस्ड होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस पे बेस्ड हो रखा होता है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन हमको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, और ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से लाइट इल्यूमिनेट होती है। और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसी वजह से जब हम किसी भी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर रोशनी छोड़ेंगे तो फिर वो छोटी सी छोटी चीज भी ग्लो करेगी, तो वो हमें और अच्छे से देखने को मिलेगी। तो ये जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको बनाया था तुम्हारे जर्मन के साइंटिस्ट ने। दो साइंटिस्ट का नाम था, एक का नाम था तुम्हारा नॉल और एक का नाम था तुम्हारा रस्का। क्या नाम था, नॉल एंड रस्का, इसको मत बोल देना, ठीक है। इनकी मदद से ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना था। अब देखो,
ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज को चलाना, मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फ्लो को बढ़ाना या मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना, उसके लिए तुमको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। पहले वाला तो तुम्हारा जो लाइट माइक्रोस्कोप था, तो उसमें तो बस ज्यादा से ज्यादा तुम लाइट को दे सकते हो, बाकी तुम मैग्निफिकेशन अपने हाथों से करोगे। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, वो तुम्हारा बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को भेज करके चीजों को इल्यूमिनेट करने की कोशिश करता है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसी वजह से तुम्हारा क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को खोजने में मदद करता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब समझ लो, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे तुम्हारा ऑपरेट जो भी तुम्हारा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, छोटे से छोटा जो भी तुम्हारे सेल के अंदर जो प्लास्टिड हो गया, वॉक्यूल्स हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ईआर हो गया, एसईआर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, डीएनए हो गया, जो भी हो गया, वो सारी चीजें तुम्हारी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करने की कोशिश करती है। और याद रख लेना, इसमें जो तुम्हारी रेजर गन होती है, जो तुम्हारी गन होती है जहां से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाता है, वो तुम्हारा एज अ वैक्यूम चैम्बर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसमें थोड़ा बहुत वैक्यूम होना ही चाहिए। समझ में आ गया? और इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी काफी थिन स्लाइस का होना चाहिए, मतलब एकदम पतला सा होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे और अच्छे से समझ सके। और अगर मैं इसकी बात कर देता हूँ कि चलो हम लोग तो उसको देख लेते थे पहले वाले लाइट माइक्रोस्कोप से, अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन अगर जैसे हमको उसको इम्प्रिंट करना है, हमको उसको उसका डाटा निकालना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इसके केस में कैसा है, इसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म में उतार सकते हैं, मतलब फोटोग्राफिक फिल्म में उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप से अटैच होता है। और अगर इसकी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे ना, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, लगभग इतने से लेकर तुम्हारा इतने तक जाता है। अब मुझे बता सकता है इनकी वैल्यू क्या होती है? इसको क्या पढ़ेंगे? 1 लाख से लेकर तुम्हारे 5 लाख गुना तक तुम्हारा मैग्नीफाइड कर सकता है। समझ रहे हो? और जो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है, वो केवल 300 से लेकर तुम्हारा 150 मैग्निफिकेशन तक जा सकता है। इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितना कर सकता है? 1 लाख से 5 लाख तक किसी भी चीज को जूम कर सकता है, उतना मैग्नीफाइड कर सकता है। तो इसी वजह से तुम्हारा वो जो है, ये मतलब तुम्हारे सब सेलुलर, तुम्हारे मतलब जो सेल के अंदर होते हैं, उन सबको भी खोजने के काम में आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। तो अभी ये देखो, ये तुम्हारे नॉल है, और ये तुम्हारे तुम्हारे रस का, कौन है? तुम्हारे रस का है, ठीक है। इनको मत बोल देना, इन्होंने ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद मतलब खोज की थी। और ये जो माइक्रोस्कोप है, ये काफी बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन पे बेस होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन उसको इल्यूमिनेट करते हैं, किसी भी चीज को। तो वो जो चीज है, वो तभी अच्छे से हो पाएगी अगर वो तुम्हारा इंटरनल जो सिस्टम है, वो वैक्यूम्ड होगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा अल्ट्रा थिन ड्राई टाइप का होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक। और ये जो तुम्हारा पूरा जो है, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होता है ना। और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो सोचो अगर इसकी छोटी वजह से अगर कोई चीज इल्यूमिनेट हो रही, तो वो ऑब्जेक्ट भी जितना छोटा होगा, वो और अच्छे से हमें देख पाएगा, ठीक है, दिख पाएगा। तो अगर मान लो कि अगर तुमको जैसे पहले वाले उसमें तुम फोटोग्राफिक फिल्म नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसको बड़े से आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ये देखो, है ना, तुमने इसमें सर्च किया, ये तुम्हारा चैम्बर है। ये चैम्बर वॉक्यूम चैम्बर होना चाहिए, है ना। इसमें जो भी हम चीजें रखते हैं, वो उसमें क्लीन स्लाइस एकदम पतला रखते हैं, और जो भी चीज हमको प्रिंट ओवर निकल कर आ रही है, वो हम उसको फोटोग्राफिक फिल्म में यहाँ निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर है ना, लेकिन अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूंगा, तो वो नहीं कर सकते। वो हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसकी फोटो क्लिक करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर मुझे बताओ। अब देखो, ये जो है, ये थोड़ा सा ओल्ड वाला है ना, थोड़ा ओल्ड फंक्शन वाला टाइप का है। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे, थोड़ा सा नया टाइप का है ना। जैसे इसमें तुम देखो, बायनोक्यूलर व्यूज यहाँ दे रखे हैं, लेकिन इसका बायनोक्यूलर व्यूज थोड़ा अलग, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यही हो रखा होगा, डिजिटली हो रखा है ना। तो इतना इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया? तो अच्छा, अगर जैसे मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, तो अच्छा मुझे बताओ, अगर लाइट माइक्रोस्कोप में तुम्हारे लेंसेस काम आ रहे हैं, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या काम आएंगे? तुम्हारा भैया लाइट माइक्रोस्कोप जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो तुम्हारा किसी भी चीज को जूम इस वजह से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें लेंस वगैरह है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा माइक्रोस्कोप जैसा काम कर रहा है, माइक्रोस्कोप करने के लिए काम कर पा रहा है, तो वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से ही वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो पूरा फंक्शन काम कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि जो तुमको इसमें ऑब्जेक्ट जो इल्यूमिनेट हो रहा है, जो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है तुम्हारा?
वो सनलाइट की वजह से हो रहा है या फिर हम लोग कुछ और दे रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसमें जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो इल्यूमिनेट हो रहा है वो तुम्हारा किसकी वजह से हो रहा है मुझे बताओ। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का काम है कि इलेक्ट्रॉन को भेजना, और जब वो जाएगा वो किसी पर्टिकुलर जगह में पड़ेगा तो वो थोड़ा सा ग्लो करेगा जिसकी वजह से वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अगर भेजा तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, तो अगर वो किसी सरफेस पे जाके ग्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सरफेस भी काफी छोटा होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ। हाँ भैया। लाइट माइक्रोस्कोप में तुमको क्या कहते हैं, इंटरनल वैक्यूम की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तुम बाहर ही रखते हो। क्या रखते हो? बाहर ही रखते हो। तो बार बार तुम अपना स्पेसिमेन को ग्लास स्लाइड में रख देते हो। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें बताओ इंटरनल वैक्यूम रखना जरूरी है कि नहीं है? हाँ भैया। है ना? लाइट क्यों? में। नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन हाँ माइक्रोस्कोप जरूरी। में इंटरनल वैक्यूम रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जब तुम इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो अगर तुम्हारा वो वैक्यूम नहीं होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर उधर कहीं लड़के कहीं और चला जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम होगा तो अगर हम उसको हाई स्पीड से भेजेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह जाके हिट करेगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से हमको वैक्यूम की जरूरत पड़ती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया पहले मुझे बताओ। हाँ। हाँ भैया। इतना आ गया? तो चलो ठीक है। अब देखो, अब इसके एमसीक्यूज कर लो, है ना। देखो ये भी वही चीज मैंने जो अभी तुमको बताया, है ना, कि जो तुम्हारा लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें लेंसेज काम आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काम आता है। जो ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है लाइट माइक्रोस्कोप में वो तुम्हारा बीम ऑफ सनलाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है जो चीज को लाइट को प्रोड्यूस करता है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है। इसमें किसी भी प्रकार का इंटरनल वैक्यूम करने की कोई जरूरत नहीं। देख सकते हो पुराने वाले को ना। इसमें देखो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एकदम बाहर रखा हुआ है। कैसा रखा है? एकदम ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ है ना। इसमें कोई वैक्यूम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जैसे तुम इसको देखोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम मतलब तुम्हारा फुल वैक्यूम में हो रखा है ना। अगर वैक्यूम में नहीं होगा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे और तुमको वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अगर जैसे किसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब नहीं आता तो कोई बात नहीं। तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का है। आई विल हैंडल दैट। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, यश बताओ इसका आंसर। What does an electron microscope primarily use the magnification and illumination? Glass, lenses and light, electromagnet and electrons, mirror and laser beam, prism and X-rays. भैया ऑप्शन बी electromagnets and electrons. इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। चलो बता दो बेटा इसको। Who developed the electron microscope in Germany in 1932? Knoll and Ruskin. नॉल एंड डस का, अब देखो मुझे प्रोनाउंसिएशन सच में मालूम नहीं है कि इसको नॉल एंड डस का बोलते हैं कि नहीं बोलते, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस वो चीज है। ठीक है, यश बताओ बेटा इसका आंसर। Which of the following is essential for the proper working of an electron microscope? High humidity, an external light source, an internal vacuum, low voltage electricity. भैया ऑप्शन सी internal vacuum. वेरी गुड, चलो ठीक है। अभिषेक बेटा इसका आंसर बता दो। What kind of structure can an electron microscope help in observing that a compound microscope can't? Large cellular structure. Option B. ऑप्शन बी सब सेलुलर स्ट्रक्चर, वेरी गुड। चलो अब इसको बता दो फिफ्थ वाले का। What is the typical magnification range for an electron microscope? 100 to 500, 1000 to 5000, 10,000 to 50,000, 1 lakh to 5 lakh. भैया ऑप्शन डी 1 lakh to 5 lakh. 5 लाख, वेरी गुड। चलो अभिषेक बेटा इसका आंसर बता दो। Which of the following is the key difference between light microscope and electron microscope regarding their illumination source? क्वेश्चन समझ में आया? Option B. ऑप्शन B. बी, light microscope uses a beam of light while electron microscope uses a beam of electron. Very good, fantastic, keep and fast, very good। यश बताओ बेटा इसका आंसर।
How does an electron microscope obtain the image of the object? Directly project into a mirror, observed with naked eyes through an eyepiece, obtained on a photographic film or screen, reflected into a curved lens. भैया हम्म। भैया अगर इस क्वेश्चन में हमको पुराने उसका पूछा जाएगा कि पुराने पूरा माइक्रोस्कोप हाँ, का, तो तो फिर उसमें तो तुम, ऑप्शन बी होगा, पर हाँ अगर वेरी हमको गुड, अभी न्यूएस्ट माइक्रोस्कोप का पूछा जाएगा तो फिर उसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। सी हो जाएगा ना, तो सी ही लगाने की कोशिश करना, क्योंकि आज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। अब फिर तो बताओ बेटा अभिषेक। What is required for the object when pre- preparing it for an electron microscope? It thick and wet. It must be ultra thin and dry. It must be transparent and colored. It must be living and active. Option B. It must be ultra thin and dry. वेरी गुड। अच्छा, अभी हमने माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ दिया। अच्छा, माइक्रोस्कोप का वर्क क्या है? माइक्रोस्कोप का वर्क क्या है कि तुम लोग सेल की स्टडी को अच्छे से कर पाओ, सेल की स्टडी से अच्छे से कर पाओ। तो एक काम करते, लाओ एक एक्टिविटी करते हैं तुम्हारे स्कूल में, मतलब क्या कहते हैं, एक एक्टिविटी कराई गई होगी जिसमें मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे ओनियन बल्ब में तुम्हारे उसके जो लास्ट की जो मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारा पल्प होता है, उसको निकालने से, उसकी एक इनर लीफ को निकालने से मतलब क्या कहते हैं, तुमने उसके सेल के बारे में देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा, ये करके देखा है कि नहीं देखा, एक्सपेरिमेंट बताओ मुझे। हाँ करवाया गया करवाया था। था ना? तो चलो मुझे उसका प्रोसीजर बताओ, तुमने प्रोसीजर क्या सीखा था? पहले तो हाँ भैया। अनियन पील ले लिया था। हाँ, ओनियन पील, वेरी गुड, उसके बोलते जाओ, बाद मैं लिखते जा रहा, ठीक है। ओनियन पील ले लिया था, फिर? भैया सबसे पहले उसको एक मतलब ऑनियन का छोटा सा, मतलब ज्यादा छोटा नहीं, एक पीस लिया था। फिर उसकी जो सबसे पतली लेयर होती है, जो उसकी पील होती है, उसको निकाला था बड़े ध्यान से, एक क्या कहते फोर्सेप की हैं मदद से? उसकी किसकी मदद से? फोर्सेप की मदद फोर्स। से। हाँ। हाँ वेरी गुड, फिर और आगे बताओ। वो जो तुमने पतली सी लेयर बोली है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते थे? एपिडर्मिस, मतलब उसकी स्किन की लेयर। समझ में आ रहा है अभिषेक? वो तुम्हारी जो लेयर होती है, जो लास्ट लेयर होती है, जो उसको फील करते हैं, जो उसकी स्किन को फील करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एपिडर्मिस बोलते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो ज्यादातर तुम्हारे और क्या कहते हैं, वो कॉनकेव साइड में है, कि अगर तुम देखोगे ध्यान से ना, तो वो जो तुम्हारा ओनियन का जो बल्ब, ओनियन बल्ब बोलते हैं इस वजह से क्योंकि ओनियन बल्ब जैसा लगता है। तो जब तुम उसको काट के देखोगे, तो तुम जब उसको छीलोगे, तो वो तुम्हारा कॉनकेव साइड में होता है, उसको आराम से निकालोगे। अभी मैं तुमको एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या करते थे बताओ मुझे। उसके बाद उसके तेल को ग्लास पे रखा था। हम्म। और फिर उसके बाद एक रेड कलर का केमिकल डाला था। अच्छा, ठीक। अच्छा भैया देखो हम लोग, हाँ आप तुम बताओ यश। भैया हमारे यहाँ जो ऑनियन पील निकाली थी, सबसे पहले उसको एक बीकर में, जिसमें कोई वाटर था या वाटर के साथ कुछ मिलाया था वो हाँ नहीं पता, तो उसमें कोई लिक्विड टाइप सब्सटेंस था, उसमें उसको बड़े ध्यान से रखा था। और फिर उसको एकदम प्लेन कर दिया था, ताकि वो एकदम ताकि वो कभी फोल्ड ना हो कहीं से, और एकदम प्लेन हो। वेरी गुड। और बताओ, और और उस क्या याद आ रहा तुम उस लोग को? पे और फिर वही सुखा के उस पे ग्लिसरीन डाल के ऊपर से एक और ग्लास रखा था। वेरी गुड। हाँ अब देखो भैया, तुम लोग हमारी ऑलमोस्ट तरफ तो भी जानते ही भैया। जानते हो। देखो क्या करते हैं हम लोग, ओनियन पील को लास्ट की उसकी लेयर निकालते हैं, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। उस एपिडर्मिस को, लेयर को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पेट्री डिश में लगते हैं। और वो पेट्री डिश जो होती है, वो तुम्हारा मतलब उसमें थोड़ा सा हम लोग वाटर लगाते हैं। वाटर क्यों लगाते हैं? कि ताकि वो जो हो वो तुम्हारा ड्राई ना हो जाए। वो क्या हो जाए? ड्राई ना हो जाए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से उसके ब्रश की मदद से उसको सीधा करते हैं। क्या करते हैं? उसको ब्रश की मदद से उसको सीधा करते हैं। फिर उसके बाद फिर तुम आयोडीन सोल्यूशन में या किसी भी सोल्यूशन में रखते हो, ताकि वो जो कलर है वो उस पर जाके डिफ्यूज हो जाए। और जब वो कलर डिफ्यूज हो जाता है, तो बाद में फिर जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं, तब हमको मतलब एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। क्या? एक अलग अलग, एक मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर्स तुमको देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि हमने स्किन को निकाला है। तो इस समय जो हम लोग सेल देख रहे हैं, वो तुम्हारे तुम्हारे किसकी सेल देख रहे हैं? वो तुम्हारे एपिडर्मिस वाली सेल देख रहे हैं। तो एपिडर्मिस सेल ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी, वो भी सेम होगी। तो इसी वजह से जब तुमने उसको देखा होगा, तो वो सारे सेम आ रहे थे, है ना? कैसे आएंगे? वो तुमको सारे सेम नजर आएंगे। तो अभी काम करते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट तुमको फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम लोग फिर से थोड़ा सा समझो ना। ये देखो, ये क्या है, देखो।
ओनियन बल्ब है, और इस ओनियन बल्ब से तुमने उसकी एपिडर्मिस निकाली, एपिडर्मिस स्किन मतलब उसकी लास्ट वाली स्किन निकाली ना। काफी, अब जैसे मान लो दो चार बच्चे हैं तो तीन चार स्किन ऐसे निकाल सकते हो, है ना। और ये जो जिस चीज से तुम निकाल रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेप। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं फोर्सेप। ठीक है। और ये देखो यही है तुम्हारी, इसी को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस लेयर, या फिर इसको स्किन लेयर भी बोल देते हैं। और ये देखो कॉन्केव साइड में है, अगर तुम ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया, इसको वाटर में डाला। क्यों वाटर में डाला? ये ड्राई ना हो सके, अगर ड्राई हो गया ना तो फिर ये जो तुम्हारी क्या कहते हैं एपिडर्मिस सेल है वो तुम्हारा तुरंत खत्म हो जाएगा, तो हमको इसका न्यूक्लियस वगैरह शायद उतने अच्छे से ना दिख पाए। बाद में फिर हमने इसको आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन में डालने के बाद इसको फिर से हम लोग एक बार वाटर में या ग्लिसरीन में डालेंगे इसको, ताकि वो आराम से सीधा हो सके। ठीक, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा वॉच ग्लास जो होता है, क्या होता है, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में डालेंगे और उसमें हल्का सा ग्लिसरीन डाल के फिर ऊपर से मतलब क्या करते हैं, एक और हम लोग मतलब उसको डाल देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, एक और वॉच ग्लास डालते हैं, ताकि जो तुम्हारा वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, है ना। ये देखो ये क्या तुम्हारा ग्लिसरीन है, तो आपने क्या किया, इसको ग्लिसरीन डाला, तो जिसकी वजह से मतलब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और फ्लैट होने की कोशिश करेगा ये, और मतलब और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक और आई लेंस रखेंगे, सॉरी मतलब ये रहा, कांच का एक टुकड़ा और रख देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा ना, ये एकदम प्रॉपरली फैल जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर है इसको हम लोग सोख लेंगे, या फिर मतलब किसी भी चीज से पोंछ लेंगे, ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन खराब ना हो। समझ में आ गया? इससे क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वेशन खराब नहीं होगा। और फिर इसी को उठा के हम लोग क्या करेंगे, फिर तुम्हारे उसमें जाके रख देंगे, तुम्हारे लाइट माइक्रोस्कोप में रखेंगे, और लाइट की मदद से यही चीज तुम्हारी इल्यूमिनेट होगी। और जब ये इल्यूमिनेट होगी तो हम लेंस की मदद से फिर हम इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाइड करके देख सकते हैं। तो अच्छा तुम देखो, एपिडर्मिस जो तुम्हारी सेल है वो सारी तुम्हारी एक दूसरे से रिसेंबल कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे बताओ। कर रही है ना, हाँ भैया। है ना। वो इसी वजह से कर रही, क्यों? क्योंकि ये जो सेल है ये सारी सेल कैसी है तुम्हारी, ये सारी तुम्हारी एपिडर्मिस सेल है। ये क्या है तुम्हारी, ये सारी तुम्हारी एपिडर्मिस सेल है। और ये जो तुमको छोटा छोटा जो ब्लैक कलर का जो धब्बा धब्बा दिख रहा है ना, ये धब्बा धब्बा क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमको इसी एपिडर्मिस में तुमको गोल्गी अपरेटस ये सारी चीज जानना है, तो इन सारी चीजों को तुमको मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आया अभी? हाँ भैया। आ गया। तो ये देखो, पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक ओनियन बल्ब लिया, उसकी एकदम फ्रेश लीफ निकाली, फिर उसको फोर्सेप्स की मदद से उसकी जो भी स्किन थी, जो उसकी एपिडर्मिस थी, उसको हमने कॉन्केव साइड से बड़े आसानी से निकाल लिया। फिर हमने उसको तुरंत ही पेट्री डिश में डाला, या फिर हमने वॉच ग्लास बोल सकते हैं उसमें डाला, जिसमें वाटर था। इससे क्या होगा कि वो ना तो फोल्ड होगा ना तो ड्राई होगा। फिर हमने उसी स्लाइड को क्या किया, फिर क्लीन वाटर में डाला, फिर ट्रांसफर किया उसको किसमें, दूसरे एक पेट्री डिश में, और उस पेट्री डिश में उसको बड़े आसानी से फ्लैट किया, ये सारी चीजें किया। और फ्लैट करने के लिए हमने कौन सी मदद ली, हेयर पेंट ब्रश की, इन सब की मदद ले ली। ठीक है। बाद में फिर हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, है ना, ताकि हम लोग उसकी कवर को स्लिप कर सके, मतलब उसके स्लिप को पूरे अच्छी तरीके से कवर कर सके। बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी को फिर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी तुम्हारे सेल्स हैं वो मतलब तुम्हारे एक तरीके से एक ही स्ट्रक्चर्स पर डिजाइन हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो एपिडर्मिस की वो है ना। तो हम देखो क्या हमको लगेगा कि सबका सिमिलर लुक है, कैसा है, सबका सिमिलर लुक है ना। और उनमें से मतलब ये एक साथ मिलकर तुम्हारा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि तुम्हारा बल्ब ना। सोचो कितने सारे एपिडर्मिस के लेयर होंगे, तब जाके मतलब तुम्हारा ऐसे करके एक बल्ब बना होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ये तुम्हारा तुम्हारा एक ओनियन बना होगा, है ना। तो ये जो तुम्हारा, अगर तुम माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में जो तुम देख रहे हो, जो ओनियन पील को तुम देख रहे हो, तो इसमें जो तुमको ओनियन पील में जो तुमको एपिडर्मिस और ये सारी जो अलग अलग चीजें मिल रही, यही सब मिला के, ये सारे जितने सेल्स मिला के तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा ओनियन बनाने की कोशिश करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल है वो तुम्हारा एक बेसिक फंडामेंटल एक यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब वही एक चीज है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक तुम्हारी लाइफ को जन्म दे रहा है, जो तुमको एक आगे की ओर बढ़ा रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया? हाँ भैया। अच्छा देखो, ये जो बगल वाला एक्सपेरिमेंट है ये काफी फास्ट तरीके से कर दिया। क्या करा, इसको ऐसे खोला और डायरेक्ट इसको रखा, और फिर उसके बाद वॉच ग्लास में इसको डायरेक्ट जूम कर लिया। अब देखो इसमें भी एपिडर्मिस लेयर है, तो तुमने इसमें भी एपिडर्मिस लेयर समाओ इसमें तुमने देख लिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इसमें हल्का फुल्का देख सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका ज्यादा हाई होगा। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि ये जो तुम अब एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं, क्या कर रहे हैं इस बार, हमने ये वाली एक्टिविटी जो की हमने केवल ओनियन पील के एपिडर्मिस पे किया। लेकिन इस बार मान लो कि तुम्हारा ये ओनियन होता है ऐसे, ओनियन ऐसे होता है, और ये इसकी झाड़ होती है ना, ऊपर जो तुम्हारे वो झाड़ होती है।
लेकिन इस बार हमने क्या किया, हमने ओनियन की एपिडर्मिस लेयर को छोड़ के हमने उसकी पत्ती को लिया। क्या लिया हमने, उसकी पत्ती को मैग्नीफाइड करेंगे। तो मुझे बताओ, जैसा हमको स्ट्रक्चर, हमको मतलब क्या कहते हैं, सेल का स्ट्रक्चर हमको उसके एपिडर्मिस में मिला था, क्या हमको वही सेम स्ट्रक्चर हमको पत्तियों में मिलेगा? नहीं। नहीं नहीं। मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेल होते हैं तुम्हारे डिफरेंट लुक्स के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लुक्स के होते हैं, और वो अपना अलग अलग काम करते हैं ना। तो जैसे ये देखो, अभी तुमको एक एक्सपेरिमेंट इसको दिखाते हैं, जैसे ये देखो, है ना। अभी देखो, इसमें एक स्ट्रोमेटा सेल के बारे में दिखाया जा रहा है। तो स्ट्रोमेटा सेल देखना, तो तुम इसको लीफ को हल्का सा ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद तुम देखो उसको, अगर जैसे हम चेक करते हैं ना, तो अभी देखना तुम इसमें स्टोमेटा सेल दिखेगा। तो ये भी एक प्लांट सेल है। एपिडर्मिस में भी जो एपिडर्मिस जो हमारा प्लांट से निकला, वो भी एक प्लांट सेल था। लेकिन जब तुम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो तुम्हारे तुम्हारा पुराने वाले उससे अलग है ना। क्या है, उससे अलग है कि नहीं अलग है? अलग है ना, हाँ। है ना। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि क्या तुम्हारे सारे सेल का शेप और साइज क्या बराबर होता है? अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे सारे जो सेल होते हैं, सबका शेप नहीं। और साइज बराबर होता है? नहीं होता। नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तुम्हारे कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारा पेड़ भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में जो तुम्हारे शेप्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज उसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ, हाँ। है ना। तो अब देखो, अगर मैं बात कर देता हूँ कि तुमने अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किया, उसमें तुमने क्या डिफरेंस समझ में आया, कि मतलब प्लांट बॉडी में भी तुमको अलग अलग, तुमको मतलब सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनकी अलग अलग शेप्स हैं, साइज है, स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। इवन प्लांट टिश्यू भी अपना अलग अलग है, कि एक तुम्हारे पेड़ की स्ट्रेंथ को संभालेगा, एक जाइलम सेल होंगे, एक फ्लोएम सेल्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे ये बताओ, आया? हाँ हम्म। भैया। आ गया। लेकिन अच्छा देख, अगर जैसे मैं बात कर देता हूँ, ये वाले एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। तो अगर जैसे तुम इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे, तो इस एक्सपेरिमेंट को जो लास्ट में अगर तुम इसको जूम करके देखोगे, तो इसमें भी मतलब तुमको क्या कहते हैं, कुछ चीजें मिलेंगी जो सेम होंगी। और वो जो चीजें तुमने इसमें करी थी, इसमें भी कुछ चीजें सेम होंगी। मतलब सेल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम होंगी, बस ज्यादातर अंतर क्या होगा, हो सकता है कि सेल का थोड़ा सा फंक्शन अलग हो, या हो सकता है सेल का साइज अलग हो, या फिर हो सकता है कि सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो सेल में कॉमन होती हैं। जैसे तुम्हारा एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अगर जैसे अभी आगे चल के इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक सेल है, तो सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, जो तुम्हारी सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि इसकी आउटर कवरिंग हो रखी होगी, एक पतली सी एकदम फिल्म चढ़ी होगी, जो मतलब किसी भी चीज को आने से रोकती है, जाने से रोकती है, या फिर आने को देती है, परमिशन देती है। उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हर सेल में हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस सेल के अंदर मतलब क्या कहते हैं, एक लिक्विड टाइप का, मतलब वो लिक्विड टाइप का एक सब्सटेंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ। लिक्विड टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, बताओ, जो सेल के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। और इसके अंदर काफी सारे ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं, या फिर जैसे सेल ऑर्गेनेलीज में मान सकते हैं, एक न्यूक्लियस है। तो जैसे हम लोग पिछले वाले एपिडर्मिस में भी हमने देखा था कि तुम्हारा एक न्यूक्लियस था, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं स्टोमेटा सेल में देखा था, उसमें भी न्यूक्लियस था। तो हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि सेल का साइज डिफरेंट हो, वर्क भी हल्का सा डिफरेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसका मतलब कलर भी डिफरेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें उसकी सेम भी होंगी, जैसे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, वो तुम्हारा उसमें मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस भी होगा। तो मान लो कि अगर कोई सेल अगर ऐसा है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और उसके साथ साथ मतलब न्यूक्लियस भी है, और न्यूक्लियस भी है, और जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन हो रखी है। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के ऊपर ये जो ब्लैक कलर की है, ये क्या मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं ना, हम लोग इनको बोल देते हैं यूकैरियोटिक। इनको हम अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, तुम इनकी दिक्कत मत लेना। अभी हम ना इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारे यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या ये होता है। मतलब मान लो कि ये सेल का बेसिक फंडामेंटल है, कि मतलब अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि यार सेल में मिनिमम इतना तो होना चाहिए, तो कितना क्या क्या होना चाहिए? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना, सेल को जिंदा रखने के लिए, ताकि वो अपनी चीजों को स्टेबलाइज कर सके। साथ में साइटोप्लाज्म होना चाहिए। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो अंदर के सेल ऑर्गेनेलीज अच्छे से नहीं होंगे। अब मान लो कि अगर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए।
तो अगर मान लो कि ये तीनों चीजें हैं, तो वो जो सेल है, वो सेल तुम्हारा मतलब एक नंबर सेल है, वो बढ़िया सेल है। वो कैसा है? वो बढ़िया सेल है एक तरीके से। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया? चलो ठीक है, अभी तुमको मैं एक वर्ड बताता हूँ जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। कभी वर्ड सुना है ये प्रोटोप्लाज्म तुम लोगों ने? वर्ड बताओ, प्रोटोप्लाज्म। हाँ भैया, स्कूल में सुना था जब ये चैप्टर चल रहा था। अच्छा ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। देखो, प्रोटोप्लाज्म मतलब ये होता है कि तुम्हारा जितना भी लिविंग सेल में जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जो कि तुम्हारे लाइफ साइकिल को बना रही है, वो सारा ही तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म होता है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि जो तुम्हारा, जैसे मैं तुमको सेल दिखाता हूँ, जैसे देखो ध्यान से, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा सेल है। इसको देखो तुम, ये जो तुमको नीचे दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा? ये सेल है ना? तो इसमें एक साइटोसोल है। साइटोसोल का मतलब क्या होता है? ये जो तुम्हारा इसमें लिक्विड हो रखा है, क्या हो रखा है तुम्हारा? लिक्विड। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में तुम्हारा क्या होता है? बेसिकली लिक्विड भी होता है, लिक्विड के साथ साथ तुम्हारा सेल ऑर्गेनेलिज होता है। मतलब मान लो कि अगर मैं इससे सेल ऑर्गेनेलिज निकाल लूं, तो इसमें फिर क्या बचेगा मुझे बताओ? तो फिर हमारा साइटोप्लाज्म नहीं बोला जाएगा, फिर हमारा क्या बोला जाएगा? तुम्हारा साइटोसोल बोला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अभी तक हम लोग साइटोप्लाज्म को लिक्विड लिक्विड बोलते थे, तो वो लिक्विड लिक्विड नहीं होता। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में तुम्हारा लिक्विड भी है, और लिक्विड के साथ साथ तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज भी है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? अभिषेक, नहीं आया? यश, तुम्हें आया बेटा? आया आया। आया? अब अच्छा देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि इसमें तुमको लिक्विड लिक्विड कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिक्विड लिक्विड जैसा, है ना? तो ये जो लिक्विड लिक्विड जैसा है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। और ये जो अंदर इतने सारी जो चीजें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज। अगर मान लो कि लिक्विड के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं, तो उन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। अब मान लो काफी सारे सेल ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं होता, है ना? काफी सारे अभी तुमको ऐसे सेल भी दिखाऊंगा कि जिन सेल में तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर मान लो कि उस सेल में अगर न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, कि मतलब तुम्हारा साइटोप्लाज्म तो होना ही चाहिए, मतलब तुम्हारा लिक्विड भी होना चाहिए और तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज होना चाहिए। लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज के साथ साथ तुम्हारा मतलब न्यूक्लियस भी होना जरूरी है। न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं होगा। इतना जान गए कि नहीं जान गए, पहले मुझे ये बताओ। इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पहले मुझे बताओ, इतने में किसी नहीं को भैया। नहीं है? अब देखो, न्यूक्लियस एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। क्या है? एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो न्यूक्लियस को बचाना थोड़ा सा जरूरी होता है। तो अगर तुमको न्यूक्लियस को बचाना है, तो तुम्हारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी काफी सारे लिक्विड्स होते हैं, जिसमें तुम्हारे क्या कहते हैं, काफी सारे स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, वो सब पाए जाते हैं। तो अगर मैं कभी बोल देता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब है कि जो लिक्विड है वो इस बार किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। समझ में आ गया ना? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब लिक्विड, अगर न्यूक्लियस के अंदर है। अगर मैं बोल देता हूँ प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है सारी चीजें, तुम्हारी सेल के अंदर सारी चीजें, और उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस भी होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ केवल साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड होगा और तुम्हारा सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। क्या होगा? सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। उसमें तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने को हो भी सकता है। काफी लोग इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हैं। और जो तुम्हारा केवल साइटोसोल होता है, साइटोसोल का मतलब होता है केवल लिक्विड जो सेल में पाया जाता है ना? जो केवल लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है। तो आज के बाद तुम लोग साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज मत होना, और अभी दिक्कत मत लो। अभी जो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सब के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस केवल तुम लोग को एक टचवुड दे रहा हूँ कि जब हम लोग आगे चल के सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे ना, तब तुम लोग को थोड़ी सी और अच्छे से चीजें समझ में आए। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ मुझे, इतना आया? हाँ भैया। आ गया? तो चलो ठीक है, हाँ। पहला आंसर आंसर बताओ, पहला आंसर बताओ। यस। What forms protoplasm within a living cell? Only the nucleus, only the cytoplasm. The contents of a living cell contained with the plasma membrane, the cell wall and the membrane. भैया ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ, सी होना चाहिए ना? तो उसमें तुम्हारा वो पूरा कंटेंट होता है लिविंग सेल्स का। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा,
न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, तुम्हारा साइटोसोल भी होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक, चलो इसको बता दो बेटा। अभिषेक बताओ, पढ़ो। यश तुम ही पढ़ो। Protoplasm is एक सेकंड रुकना, usually एक सेकंड रुकना, हाँ भैया। एक सेकंड रुकना। हेलो। जी मैम। जी मैम। मेरा कुछ सामान है तो तुम ले लेना। ओके मैम, ओके। मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ तो बताओ, इसका आंसर बताओ। Mm, Protoplasm is usually differentiated into which two main components? हाँ मतलब प्रोटोप्लाज्म को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? Cytosol and nucleoplasm, plasma membrane and cell wall, nucleus and cytoplasm, mitochondria and Golgi apparatus. भैया ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, वेरी गुड। ठीक है, अभिषेक आया कि नहीं आया? भैया अभिषेक क्लास में है। अच्छा चलो ठीक है, तुम पढ़ो। अगर वो आ जाएगा तो वो पढ़ लेगा, ठीक है, किसी भी टाइम पढ़ लेगा। तुम पढ़ो। What is defined as liquid inside the cell? Cytoplasm, nucleoplasm, cytosol, protoplasm। भैया साइटोप्लाज्म। नहीं, साइटोप्लाज्म तुम्हारा लिक्विड के साथ साथ तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन साइटोसोल। साइटोसोल तुम्हारा केवल लिक्विड होता है। ठीक है, सिक्स मत बोलना। चलो अब इसको बताओ। Which of the following equations correctly represents cytoplasm? Cytoplasm is equal to nucleus plus cytosol. Cytoplasm is equal to cytosol plus cell organelles. Uh, भैया ऑप्शन बी। क्या होगा तुम्हारा? Cytoplasm is equal to cytosol plus cell organelles. उधर ही होंगे जो होंगे, तो फिर किचन में जाके देख लो। ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। How is protoplasm defined in terms of cytoplasm and nucleus? हम्म, So, protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleus minus nucleus. Protoplasm is equal to nucleus minus cytoplasm. Protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleus। भैया ऑप्शन सी। क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब चलो। भैया अभिषेक अभिषेक, आगे। अभिषेक बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। Hello. हाँ इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 को। Hmm. What is न्यूक्लियोप्लाज्म। nucleoplasm? Liquid outside the nucleus, liquid inside protoplasm, liquid nucleus, nuclear, liquid inside nucleus. लिक्विड इनसाइड न्यूक्लियस, वेरी गुड। ठीक है, सुनो, अभी हम लोग जो बायो में जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत मतलब तुम सोचो ना, इसको पीएचडी लेवल ने लिख रखा, तो हो सकता है वो सारी चीजें तुमको ना आए, ये टाइम के साथ आएंगी। तो कभी भी स्टडीज को प्रेशर में मत लेना। अब जैसे मान लो कि मैं अगला चीज लिख रहा हूँ, जीन। तुम सोचो, जीन टेक्नोलॉजी हर साल बदलती रहती है, जीन को लेकर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो हम लोग जीन को लेकर अभी मैं छोटा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बाद में जब मैं तुमको न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जब मैं तुमको डीएनए और आरएनए अच्छे से पढ़ाऊंगा, तब मैं तुम्हें और अच्छे से चीजें पढ़ा दूंगा। तो अभी अगर जैसे मैं जीन बोलता हूँ, तो जीन वर्ड से तुम्हें क्या समझ में आता है, मुझे बताओ। बताओ, क्या समझ में आता है जीन? जैसे हम लोग बोलते थे ना, यार उसका जीन पुराना है, उसका जीन अच्छा है ना, वो उसका जीन ऐसा है, उसके बाल इस वजह से चले गए क्यों, क्योंकि उसके पापा के पास, उसके पापा के भी बाल ऐसे थे। तो हम लोग ऐसे जीन बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो याद रख लेना, जीन बेसिकली कुछ नहीं है, तुम्हारा हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन आ रखी है, वो इंफॉर्मेशन कैसी है कि मतलब जैसे बच्चे के बाल कैसे होने चाहिए, बच्चे की हाइट कैसी होनी चाहिए, बच्चे की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, बच्चे की आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो जीन का काम ही यही है कि तुम्हारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेकर जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीन का मतलब यही होता है। अब देखो, जो जीन होता है ना, वो जीन तुम्हारा बेसिकली दो चीजों से बना होता है। या तो वो तुम्हारा डीएनए से बना होगा, या तो वो आरएनए से बना होगा। किससे बना होगा? या तो डीएनए से बना होगा, या तो वो आरएनए से बना होगा। देखो मतलब ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्या रखते हैं? ये इंफॉर्मेशन रखते हैं, और इन इंफॉर्मेशन की मदद से
हम लोग अपनी चीजों को ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचा पाते हैं। मतलब जैसे मान लो कि जब जर्म सेल आपस में जब मतलब सेक्स सेल जब आपस में वो करते हैं तो मेल की जो कुछ डीएनए है जो फीमेल की जो डीएनए आपस में जब को रिलेट करते हैं तब जाके हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में हमारे जैसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे आई की आई बॉल्स है ना, हमारे हैंड का स्ट्रक्चर्स हो सकता है, या फिर हमारे हेयर लाइंस हो सकती है, या फिर हमारा फेशियल मैचअप हो सकता है, ईयर लॉब्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। तो हम लोग उसी को बोल देते हैं जीन। तो लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि वो जीन अपने पापा का जीन वो उसके बच्चे पे क्यों आया, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था डीएनए और आरएनए था। वो क्या था, वो तुम्हारा डीएनए था, आरएनए। और तुमको मालूम है आरएनए का सबसे बड़ा काम क्या होता है? आरएनए का काम ही यही होता है कि डीएनए को कॉपी करना। तो तुम सोचो जो डीएनए का काम है ऑफ स्प्रिंग तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और आरएनए का काम है डीएनए को मल्टीप्लाई करना। तो इसका मतलब है कि आरएनए के पास भी तो यही इंफॉर्मेशन है कि तुमको डीएनए बनाना है, और डीएनए का काम है कि उसको इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है। तो मतलब दोनों के पास मतलब इन्फॉर्मेशन है जो एक तरीके की हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन में दे सकता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर तुमको इतना भी आ गया तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ सिलेबस से बहुत आ गया। बताओ मुझे, इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अच्छा, डीएनए का जो तुम्हारा फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। क्या बोलते हैं उसको? डाई, बोलना मेरे साथ, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। ठीक है, क्या है तुम्हारा? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। देखो जो अभी तुम्हारा राइबोसोम्स पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस से जो निकलता है राइबोसोम्स, है ना, वो कैसे काम आता है, ये सारी चीजें डीएनए तब मैं तुमको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी अगर जैसे हम बोलते हैं तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाई एसिड। ठीक है, ये एक तरीके का तुम्हारा पॉलीमेराइक न्यूक्लियाइक एसिड होता है। कैसा होता है तुम्हारा? पॉलीमेरिक न्यूक्लियाइक एसिड होता है। कैसा होता है तुम्हारा? पॉलीमेराइक न्यूक्लियाइक एसिड होता है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं आरएनए बोलता हूँ तो जो तुम्हारा आरएनए का फुल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं हम लोग राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। क्या बोल देते हैं? राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। तो तुमको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा इसमें जो राइबोसोम से रिलेटेड है ये भी तुम्हारा राइबोसोम से रिलेटेड है ना। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, डीएनए, जो तुम्हारा डीएनए होता है, डीएनए में तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना। अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे, जो तुम्हारा आरएनए होता है, आरएनए में तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और जो तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से ये जो स्टैंडर्ड जो बने होते हैं, ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो तुम्हारे दो स्टैंडर्ड्स को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं। मुझे मालूम है हल्का फुल्का बाउंस हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। ये लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे तुम इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये सेल के अंदर मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तुमको एक जो इतनी लंबी सी जो चैन दिख रही है, अभी इस चैन को मैं बताऊंगा तुमको आगे चल के नाम क्या होता है। ठीक है, तो ये जो तुमको चैन दिख रही है बेसिकली न्यूक्लियस है। तो इसको तुम ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा? डबल स्टैंडर्ड। अगर तुम जैसे ध्यान से देखोगे ना तो उसको तुम देखो, है ना, ये ऐसे ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है। एक एक ये है, एक ये, इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये जो आपस में एक दूसरे से मैच कर रखे हैं, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन का काम है, ये चीज होगा। ठीक वैसे ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना। और सिंगल स्टैंडर्ड में देखो जो हिस्टोन प्रोटीन की वजह से केवल हमको जो साइड्स दिख रहे हैं वो एक एक दिख रही हैं। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो डीएनए बनता है कैसे, तो हमें मालूम है कि आरएनए का काम ही है डीएनए को कॉपी करना, मतलब डीएनए बनाना। तो जब दो आरएनए मिलते हैं तभी जाके मतलब क्या कहते हैं एक डीएनए बनता है। तुम अगर आराम से देखो, है ना, ये आरएनए पॉलीमराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम ध्यान से देखो, एक आरएनए की स्लाइड ये है, एक आरएनए की ये, और जब ये आपस में मिक्स कर रहे हैं तब ये जाके तुम्हारा डीएनए फॉर्मेशन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर हाँ तुम लोग भैया। को इतना भी आ रहा है तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो भी बहुत है। तो याद रख लेना, अगर मैं बोल देता हूँ डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो तुम्हारा होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। ये एक तरीके का पॉलीमेरिक न्यूक्लियाइक एसिड होता है। आरएनए भी तुम्हारा पॉलीमेरिक न्यूक्लियाइक एसिड होता है, लेकिन जो उसका फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? राइबो न्यूक्लियाइक एसिड बोलते हैं। इस चीज को मत भूल देना। ठीक है, जीन का मतलब होता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब हमको उसके ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, तो जीन में क्या होते हैं बेसिकली तुम्हारे इंफॉर्मेशन होते हैं पेरेंट्स के, कि उसकी आंख कैसे होगी, उनके सर कैसे होंगे, ये सारे कैसे होंगे। और वही चीजें तुम्हारे तुम्हारे बच्चों पे आके दिखती हैं। तो वो जो तुमको दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है? वो डीएनए मॉलिक्यूल्स की वजह से दिख रहा है, नहीं तो तुम्हारे वो आरएनए मॉलिक्यूल्स की वजह से दिख रहा है। जो आरएनए होता है उसका काम ही होता है डीएनए को कॉपी करना। तो इसी वजह से काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तुम्हारे आरएनए में भी होती है। तो मुझे बताओ यश, अभिषेक, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, हाँ भैया। आ गया ना?
चलो ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज जीन डिफाइंड एज, पढ़ो। What is gene defined as? A complex protein structure, a distinct unit of uh, hereditary information, a type of lipid molecule, a non-hereditary observable characteristics. भैया ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। How does a gene understand characteristics of an organism? It creates genes like in each generation. It determines an observable characteristic of traits. It prevents information transfer between generations. It only carries information for non-hereditary features. क्या होगा बेटा इसका आंसर। Option B, ऑप्शन क्या। ऑप्शन B, सी, वेरी गुड, है ना। तुम्हारे एक B. जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन, ऑप्शन मतलब ट्रेड्स को पहुंचाना, ऑब्जर्व कर पाना। ठीक, चलो इसका आंसर बताओ। यस, पढ़ो। What is the primary function of genes regarding hereditary information? To discard codes information from parent, to carry coded information from parent to children or progeny, to प्रोजनी मतलब बच्चे। प्रोजनी को बच्चे भी बोलते हैं ना। तो मतलब जो आने वाला तुम्हारा कल जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हम प्रोजनी भी बोल देते हैं। ठीक है। तो to प्राइमरी फंक्शन क्या है जीन का। spontaneously generate new traits of traits in offspring, to ensure children are entirely different from their parents. भैया ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, वेरी गुड। चलो बता दो बेटा इसका आंसर, बता दो। What is the usual role of RNA in relation to DNA? RNA destroys DNA, RNA forms DNA, RNA copy DNA, RNA has no interaction with DNA. Option C, RNA copy DNA. कॉपी नहीं है, वेरी गुड। आप चलो इसको बता दो। What does DNA stand for? Deoxyribonucleic nucleic acid, nucleic acid, deoxyribonucleic acid, डी glycolic डाइऑक्साइड acid. राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, डाई। डी को बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। पढ़ो मेरे साथ, सब कोई 5 बार एक साथ पढ़ेगा, बोलो। डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। Deoxyribonucleic acid. वेरी गुड, पढ़ो फिर से। Dioxy ऑक्सी, oxy ऑक्सी नहीं, ऑक्सी पढ़ो केवल। डाई पढ़ो, पहले डाई पढ़ो, फिर ऐसे ऑक्सी पढ़ो, फिर तुम उसके बाद क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियाइक पढ़ लो। समझ में आ गया। ऐसे पढ़ना है। तो पढ़ो। Dioxyribonucleic न्यूक्लियाइक एसिड। acid. चलो ठीक है, अभिषेक तुम पढ़ो बेटा इसको 3 बार। Dioxyribonucleic acid. वेरी गुड, पढ़ो एक बार फिर। Di- Dioxyribonucleic ऑक्सी, हाँ। acid. देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, मुझे मालूम है कि मैंने तुमको पढ़ाया, तुमको चीजें समझ में आ गई हैं, है ना। अब हो सकता है प्रोनाउंसिएशन स्टेट टू स्टेट या फिर टीचर टू टीचर, प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए, तो एटलीस्ट अगर आंसर लगा के सही आ जाओगे, तो इट मीन यू हैव अ नॉलेज। समझ में आ रहा हो। वहां तुम्हारा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं चेक करने को बैठ रहा है। चलो इसको बता दो बेटा इसका आंसर। Both DNA and RNA are classified as what type of molecules? Polymeric protein, monomeric carbohydrate, polynucleic acid. Option C. है ना, पॉलीमेरिक न्यूक्लियाइक एसिड। दोनों टाइप के जो आरएनए डीएनए होते हैं, ये सारे तुम्हारे पॉलीमेरिक न्यूक्लियाइक एसिड जैसे होते हैं। ठीक है।
अब देखो, अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। आज तो वैसे मेरे को और आगे पढ़ाना था, लेकिन अब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को ही कहीं समाव बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। व्हाट इज द की डिफरेंस की डिफरेंसेस बिटवीन इन द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? भैया ये होमवर्क है। होमवर्क क्या मतलब, हाँ कर लेना जब भी तुम्हारा मन करे। ठीक ठीक है, है मतलब भैया। ये क्वेश्चन रहेगा तो याद रहेगा कि यार इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो ये तुम्हारा हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, ऐसा हो गया नॉर्मल सा। लिखने की कोशिश करना, तुमको जितनी नॉलेज आती है तुमको अपनी लैंग्वेज में जैसा भी है तो तुम वैसा करने की कोशिश करना, कोई वो नहीं है। ठीक है, डू एन एक्टिविटी थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द एपिडर्मिस सेल्स इन ओनियन बल्ब, है ना। ये हो गया। तो इसमें जो तुम्हारा प्रोसीजर है उसके बारे में निकला है, ये भी समाउ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना समझ में आ गया ना। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दे सकता हूँ, हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय जिंक? क्या जिंक? और ये तुम्हारा है कम से कम 3 मार्क्स का, ज्यादा मार्क्स का नहीं है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? बस हल्का सा ना, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का है। ठीक, कोई बर्डन नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं लेना। अगर नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, भले चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। हाँ बेटा बोलो। आज जो भेजा है वो कैसे किया? हाँ उसको चेक कर लेंगे यार, अभी टाइम नहीं है ना। पहले कर लो, सैटरडे संडे अगर टाइम मिलेगा तो उसको चेक कर लूंगा। अभी ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। ठीक, अभी बताओ, आज के किसी लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? अभिषेक बेटा, डाउट है कोई? नहीं। नहीं है। और वो क्या कहते हैं, यश तुम्हें? हाँ भैया। हाँ बताओ, पूछो। भैया हम्म। जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हम्म। हम लोग इसको ऐसे भी तो, ये जैसे भी न्यू आपने बताया कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए कि पुराने इलेक्ट्रॉन और नए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नहीं मेरे डिफरेंशिएट भाई, करो। तुमको नया वाला ही लेना। तुमको हर केस में नया वाला लेना, पुराना वाला नहीं लेना। ठीक है, ठीक है भैया। है ना। अब जैसे तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर मैं जैसे तुमको दिखाता हूँ पुराने वाले में, तो तुम पुराने वाले में ध्यान से देखना। ये देखो, अगर मैं तुमको उसकी इमेज दिखाता हूँ तो तुम देखो, इसमें जो तुम देख रहे हो तुम्हारा बायनोकुलर व्यू दे रखा है ना। बायनोकुलर व्यू दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम इसकी पिक्चर को तुम प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन जब तुमको अगर इसमें पिक्चर देखना है तो हम तुमको डायरेक्ट डेस्कटॉप से दिखा रहे हैं, है ना। किससे दिखा रहे हैं? डेस्कटॉप से दिखा रहे हैं। तो हम लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें। अब देखो, इसमें हो सकता है कि वैक्यूम चैम्बर जो इसका हो वो इतना स्ट्रांग ना हो। क्यों? क्योंकि बायनोकुलर व्यू की वजह थोड़ा सा डिसम्पर हो रखा हो। लेकिन यहाँ जो तुम्हारा वैक्यूम चैम्बर बन रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली जाके तुम्हारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करे, वो ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है ना। तो जो हमको लेना है वो नया वाला लेना है। समझ में आ गया? ठीक है भैया। आप बताओ, और कोई डाउट? नहीं भैया। नहीं? तो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ फिर।